हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालपा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा ये वीडियो भी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए है। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लिए और चैप्टर 8 है हमारा। चैप्टर 8 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसमें हम पार्ट बी करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट ए कवर किया था। उसमें चार्ज, उसकी प्रॉपर्टी, ओम्स लॉ, करंट, इनके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ईएमएफ पढ़ेंगे, टर्मिनल वोल्टेज पढ़ेंगे एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को और पूरा देखेंगे। और अगर आप नोट करना चाहेंगे तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास है ईएमएफ। तो पहले तो ध्यान रखना है कि पीएफ ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, तो पहली चीज तो आपको ये याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ और नहीं होता, ये पोटेंशियल होता है बेटे। क्या होता है बेटे? पोटेंशियल। अब इसको समझते हैं जरा, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेल है। क्या है ये? इस तरीके से सेल देखा होगा, इस तरीके से आपने। यहाँ इस पे पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। अभी इसको हमने सर्किट में नहीं जोड़ रखा है, नहीं जोड़ा हुआ इसको सर्किट में। अब इसमें सर्किट में नहीं जोड़ रखा और इसने इस पे लिखा भाई 1.5 वोल्ट। तो एक्चुअल में ये 1.5 वोल्ट क्या है, इसका पोटेंशियल बताया गया है। और ये जो पोटेंशियल यहाँ पे मेंशन किया है, ये कुछ और नहीं, ये ईएमएफ है। अच्छा, ये कैसा है बेटे? अभी इसको हमने कहीं भी सर्किट में नहीं जोड़ा है बेटे। ठीक है, अब इसमें कहीं भी सर्किट में नहीं जोड़ रखा है, तो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल जो होता है, यही होगा मैक्सिमम पोटेंशियल। तो आप ईएमएफ को और क्या बोल सकते हो कि भैया किसी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल होता है, क्या? ईएमएफ कहलाता है। ठीक है। अच्छा, ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट। इन द सर्किट मतलब जब करंट, कोई भी करंट सर्किट में नहीं फ्लो रही होगी, तब जो पोटेंशियल कहलाएगा, उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे बेटे? हम उस पोटेंशियल को कहेंगे पोटेंशियल, ये ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, यहाँ पे ये जो सर्किट है, ये मतलब ये जो टर्म है कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही सर्किट में, इससे क्या कहने का मतलब है? इससे कहने का मतलब है कि भैया देखो, ये मान लेते हैं हमारे पास एक सेल है। ठीक है, ये इसकी की है, यहाँ पे ये क्या है? ये की है, ये की है। यहाँ पे ऐसे हमने ये लगाया हुआ है, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ऐसे रजिस्टर लगा दिया। अब देखो, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। अच्छा, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो जो इसका जो बैटरी है, ये जो सेल है, इसका जो ईएमएफ होगा, ये कुछ और नहीं, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ईएमएफ होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। अच्छा, इसका जो पोटेंशियल होगा ये मैक्सिमम होगा इस टाइम पे। क्या होगा बेटे? मैक्सिमम होगा। ठीक है, अभी देखो हम क्या बोल रहे हैं कि हमने कोई भी करंट फ्लो नहीं करवाई है। ठीक है, अच्छा, अगर इसको अगर हमें डिफाइन करना हो ईएमएफ को, तो हम क्या बोलेंगे? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब जब कोई भी करंट इस सेल से नहीं निकाली जा रही हो। ठीक है, देन द पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस्ड, उस टाइम पे जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा, किसके बीच में? इसके टर्मिनल्स के बीच में, उसे कहेंगे हम क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम कहेंगे ईएमएफ। तो सिंपली ईएमएफ क्या है? व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल से कोई भी करंट नहीं निकल रही हो, देन द पोटेंशियल डिफरेंस, potential difference between the terminals, between the terminals of the cell,
जो सेल है या बैटरी है उसके इनके टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको क्या कहा जाएगा बेटे? पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। अच्छा, उसको सॉरी ईएमएफ कहा जाता है। अच्छा, ईएमएफ को और कैसे डिफाइन करते हैं? ईएमएफ को और डिफाइन करने का तरीका है, इट इज द एनर्जी स्पेंड पर यूनिट चार्ज इन टेकिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट ऑफ द सेल। क्या कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, पूरे सर्किट में घुमाने पे जितना वर्क डन हो रहा होगा उसको हम ईएमएफ कहते हैं। या फिर हम सिंपली क्या कहेंगे कि कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, तब जो पोटेंशियल होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम क्या? ईएमएफ कहेंगे। या फिर कि इस पूरे सर्किट में पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है। किसको मूव करवाना है? पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है। तो पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने में जितनी एनर्जी स्पेंड हो रही होगी उसको कहा जाएगा बेटा क्या? पोटेंशियल। इसको क्या कहा जाएगा? ईएमएफ। होप सो इतना क्लियर होगा आपको। चलिए, अब आगे देखेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे ईएमएफ। अच्छा, पहले फॉर्मूला देख लेंगे। तो फॉर्मूला ईएमएफ का सिंपली वही है जो पोटेंशियल का हुआ करता था, डब्ल्यू अपॉन क्यू। सेम वही फॉर्मूला है कि एनर्जी स्पेंड इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज इन अ सर्किट। एक टेस्ट चार्ज को इस सर्किट में मूव करवाने में जितना एनर्जी स्पेंड होगा उसको ईएमएफ कहते हैं। अब यहाँ पे जो ईएमएफ है ये किस किस चीज पे डिपेंडेंट है? फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल। अच्छा, जो सेल का जो ईएमएफ है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है? पहला है शेप ऑफ रॉड। पहला क्या है? शेप ऑफ रॉड पे। शेप ऑफ रॉड या शेप ऑफ इलेक्ट्रोड्स लिख लेते हैं डायरेक्टली। क्या है? शेप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। पहला जो फैक्टर है वो क्या है? इलेक्ट्रोड्स के शेप पे डिपेंड करता है। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स के बीच में कितना डिफरेंस है। अगला है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि भैया कितना इलेक्ट्रोलाइट यूज किया गया है उस पर। अब क्या है कहने का मतलब, देख जैसे हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ये क्या है? एक कंटेनर मान लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या रखे हुए बेटे? दो इलेक्ट्रोड्स रखे हुए। क्या रखे हुए? ये दो इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे हमने लिक्विड भर दिया या इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। क्या भर दिया बेटे? इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोड्स। क्या है बेटे? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो देखो किन फैक्टर्स पे ईएमएफ डिपेंड कर रहा है। पहला, शेप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, मतलब जो इलेक्ट्रोड्स है इनका शेप कैसा है। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रोड्स है इनका शेप कैसा है। ठीक है, ये शेप पे भी डिपेंड करता है। दूसरा कि ये जो इलेक्ट्रोड्स है इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, कम डिस्टेंस है ज्यादा डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करता है। तीसरा कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके कंसंट्रेशन पे या फिर इसके अमाउंट पे। कहने का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस की बात की जा रही है। क्या किसकी बात की जा रही है? नंबर ऑफ आयंस। क्योंकि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा होंगे तो क्या होगा बेटे? फास्ट मूव करेंगे ना, इस तरीके से फास्ट मोशन होगा ज्यादा। और ज्यादा मूव करेंगे तो वहां पे क्या होगा? ईएमएफ भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इन पे भी डिपेंड करता है। तो तीन फैक्टर्स हैं जिन पे ईएमएफ डिपेंड कर रहा है। एक तो शेप ऑफ इलेक्ट्रोड, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, एंड तीसरा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने कितना लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। क्या है बेटे? टर्मिनल वोल्टेज। अब जरा ध्यान से सुनेंगे टर्मिनल वोल्टेज, और इसी के साथ हम एक और टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। तो पूरी चीज को ध्यान से देखते जाएंगे। देखो, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सर्किट है ऐसा। ये इस तरीके से ऐसा सर्किट है, ये की है, और यहाँ पे हमारे पास बैटरी है, ये ऐसे। ठीक है, तो क्या किया गया कि जब इस तरीके से ये जो सर्किट है ये बनाया गया, और इसका जो अभी मैंने बताया था कि इसका जो ईएमएफ है ये क्या है? जब नो करंट इज फ्लोइंग तब इसका ईएमएफ क्या है? ई। अब जैसे ही हमने क्या किया, इसको स्विच को ऑन कर दिया। जैसे स्विच को ऑन किया, करंट यहां से फ्लो होने लगेगी। क्या होने लगेगी बेटे? करंट फ्लो होने लगेगी। अब क्या होगा
करंट बाहर वाले सर्किट में तो फ्लो हो रही है। क्या हो रही है बेटे? करंट बाहर वाले सर्किट में तो फ्लो हो रही है, लेकिन जो सेल है, सेल का अगर मैं थोड़ा सा बड़ा बना लूं इस तरीके से, ऐसे, ये सेल है, ये वो जो सेल है उसको बड़ा करके दिखाया, तो सेल के अंदर क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्या होगा? सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा कि करंट, देखो ये सर्किट काम कैसे करेगा कि जब यह इस तरीके से करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी, और जब इस टर्मिनल से करंट इस टर्मिनल तक पहुंच जाएगी तब पूरा सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कहने का मतलब कि करंट यहां से इस तरफ भी आनी चाहिए, और फिर जाके ऐसे पूरे सर्किट में, बाहर के सर्किट में करंट घूमेगी। अब जब करंट यहां से इस तरफ आएगी, तो जो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट में क्या प्रेजेंट होंगे? आयंस। क्या प्रेजेंट होंगे? सपोज करो इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट, ऐसे। अब यहां से करंट ऐसे जा रही है इस तरीके से, तो करंट को तो जाना इस तरीके से सीधा है, लेकिन जो ये आयंस है ये इसके रास्ते को क्या कर रहे हैं बेटे? रोक दे रहे हैं। अब ये इसके करंट, इसके रास्ते, मतलब ये जो आयंस है इसके रास्ते को क्या कर दे रहे हैं? ब्लॉक कर दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं। इसका मतलब ये इसको रोक रहे हैं, ये जो आयंस हैं ये क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटे? रेजिस्टेंस। अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ है? ये इलेक्ट्रोलाइट में है, इसीलिए हमने क्या कहा इसे? इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या है बेटे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, मतलब जो सेल है उसके जो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो जितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। तो अब जरा देखिए, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का भी क्या है? रेजिस्टेंस है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर। बाहर वाले सर्किट में भी क्या रेजिस्टेंस? कैपिटल आर है। बाहर वाले सर्किट में कितना रेजिस्टेंस? कैपिटल आर है। ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो ईएमएफ है, ये इस ईएमएफ में से कुछ वोल्टेज घट जाएगा, खर्च हो जाएगा कहाँ पे? ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। मतलब देखो, ईएमएफ का या पोटेंशियल का काम क्या है कि भैया यहां से करंट को धकेल के यहां तक पहुंचाना, ऐसा। अब अंदर भी तो रेजिस्टेंस है ना बेटा, अंदर भी क्या है? रेजिस्टेंस है। तो जो ये ईएमएफ है इसमें से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस इलेक्ट्रोलाइट या इस इंटरनल रेजिस्टेंस को मतलब ओवरकम करने में खर्च हो जाएगा। अब जो ये बाहर वाला सर्किट है, ये जो बाहर वाला सर्किट है, इस बाहर वाले सर्किट के लिए जितना पोटेंशियल अवेलेबल होगा उसे क्या कहेंगे हम? टर्मिनल वोल्टेज। क्या है? टर्मिनल वोल्टेज। तो आपने पहले पढ़ा कि ईएमएफ क्या है भैया, कि ईएमएफ जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही, जब क्या कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, तब सेल का जो ईएमएफ जो होगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? ईएमएफ कहते हैं। अब जैसे ही हम इसे ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होने लगेगी, तो करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियल का काम क्या है कि करंट को इस सर्किट में ऐसे भगाना, इस तरीके से। और जब इसके थ्रू करंट जा रही होगी, रेजिस्टेंस के थ्रू जा रही होगी, तो भैया जोर लगाना कि करंट यहां से यहां चली जाए, करंट जोर लगेगा इस तरीके से ऐसे जाए। लेकिन क्या होगा कि जो सेल है इसका भी अपना क्या है? रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जो ये ईएमएफ है इसमें से कुछ खर्च हो जाएगा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। क्या करने में? ओवरकम करने में खर्च हो जाएगा। अब जब इसको ओवरकम करने में जब खर्च हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे कि जो बाहर वाला सर्किट है इसके लिए जो वोल्टेज है थोड़ा सा कम बचेगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो यहाँ पे खर्च हो चुका है। तो इसको कहा गया टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहा गया? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज को लिखने का तरीका क्या है? V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू डैश अपॉन क्यू। ईएमएफ भी था W अपॉन क्यू, और टर्मिनल वोल्टेज क्या है बेटे? W डैश अपॉन क्यू। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे ये जो है, ये ईएमएफ, ये कितना वर्क कर सकता है? W। ठीक है। अभी हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करने जा रहे हैं। पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है बेटे? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि भैया एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। अब मान लेते हैं कि जो ये ईएमएफ है उसने वर्क कितना किया? W वर्क किया, है ना? इसने कितना काम किया? W काम किया। अब जो ये वर्क है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक
बाहर वाले सर्किट में करंट मतलब भेजने में जितना करंट यूटिलाइज हो रही है, प्लस ये जो अंदर वाला जो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको ओवरकम करने में जितना एनर्जी यूटिलाइज हो रही, मतलब जो सेल का जो एनर्जी है वो दो भागों में डिवाइड हो गया। एक जो बाहर वाले सर्किट में कितनी एनर्जी है, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में जितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही वो ये। अभी अगर मैं पूरे को स्मॉल क्यू से डिवाइड कर देता हूं, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू, क्यू से डिवाइड कर देता हूं, तो यहां पे लिख लेता हूं, तो क्या मिलेगा, W अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू W डैश अपॉन क्यू प्लस स्मॉल w बाई क्यू। अब देखो हमारे पास तीन टर्म्स आ रहे हैं, तो ये तीन टर्म्स क्या है, ये है ईएमएफ, ये क्या है टर्मिनल वोल्टेज, और ये क्या है, इसे हम लिख देते हैं स्मॉल वी, स्मॉल वी। अब ये जो तीन टर्म्स क्या क्या थे, E इज इक्वल्स टू कैपिटल V प्लस स्मॉल वी, ये जो कैपिटल V है ये ईएमएफ है, ये है टर्मिनल वोल्टेज, ये क्या है बेटे टर्मिनल वोल्टेज, और ये है बेटे पोटेंशियल ड्रॉप, क्या बोला गया पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, इसे पोटेंशियल ड्रॉप क्यों बोल रहे हैं, ये कहाँ की बात कर रहा है, ये कहाँ पे, ये यहाँ पे है ना, इस जगह पे यूटिलाइज हो रहा है, इसीलिए क्या कह रहे हैं इसे पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब है कि भैया जितना आपके पास पोटेंशियल अवेलेबल है उसमें से कुछ पार्ट क्या हो रहा है बेटे, उसमें से कुछ पार्ट खर्च हो जा रहा है। कहाँ खर्च हो जा रहा है, यहाँ खर्च हो जा रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जा रहा है। अब जब इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूटिलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, खर्च हो गया ना, मतलब बाहर वाले सर्किट के लिए पोटेंशियल जो बचा वो कम बचा ना, क्यों, क्योंकि कुछ यहाँ पे खर्च हो गया, तो यहाँ पे खर्च होने की वजह से इसे क्या बोला गया बेटे, पोटेंशियल ड्रॉप बोला गया। ठीक है, तो एक बार फिर से देखेंगे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस आर है, ये हमने इस तरीके से यहाँ पे एक की लगा दी, और ये हमारे पास एक बैटरी लग गई, ये ऐसा, इसका ईएमएफ था ई, हमने जैसे करंट ऑन किया तो बाहर वाले सर्किट के लिए अवेलेबल वोल्टेज क्या है बेटा, वी है, और कुछ वोल्टेज यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में खर्च हो गया, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V प्लस क्या हो जाएगा स्मॉल v, स्मॉल v क्या है पोटेंशियल ड्रॉप है, क्या है बेटे पोटेंशियल ड्रॉप है। अब यहाँ का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आर, बाहर वाले का रेजिस्टेंस कितना कैपिटल आर, तो V इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, आई आर, ऐसा लिख सकता हूँ ना ओम्स लॉ के हिसाब से, तो ये V इज इक्वल्स टू आई आर, मान लेते हैं कि इसमें करंट आई फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसे करके आई जा रही है। अच्छा, स्मॉल वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई स्मॉल आर लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, आई स्मॉल आर लिख सकता हूँ, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई एम एफ इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई स्मॉल आर, इसको इस साइड ले जा लेते हैं, तो आई आर इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, यहां से आर की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ई प्लस सॉरी ई माइनस आई आर अपॉन स्मॉल आर, सॉरी स्मॉल आई, सॉरी सॉरी ये गलत कर दिया, अपॉन आई, ये हो गया आपका इंटरनल रेजिस्टेंस। आप इसे सेपरेट करके लिखना चाह रहे हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ई अपॉन आई माइनस आई आर अपॉन आई, ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपली क्या मिलेगा, ई अपॉन आई माइनस आर, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। बाकी इस फॉर्मूले को आप जैसा कन्वर्ट करना चाहें उस तरीके से आप इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस भी टर्म्स में आप रखना चाह रहे हैं उस टर्म्स में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, अभी आपने दो टर्म्स पढ़े, एक तो ईएमएफ पढ़ा और दूसरा पढ़ा टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या है इन दोनों में डिफरेंस, तो देखो ये क्या कहता है, ये ईएमएफ कब होता है, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब कोई सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, उसका जो वोल्टेज होगा उसको क्या कहेंगे बेटे हम, ईएमएफ। और ये व्हेन करंट इज फ्लोइंग, व्हेन करंट इज फ्लोइंग, जब सर्किट में करंट फ्लो हो रही होगी उसका ईएमएफ क्या कहलाएगा, टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, ये ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, इट इज
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेल, ये सेल की कैरेक्टरिस्टिक है बेटे, ठीक है। और ये जो टर्मिनल वोल्टेज है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल। क्या है? ड्रॉन फ्रॉम सेल, सेल से कितनी करंट निकल रही है वो ये, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला अभी देखो, दोनों को ये दोनों टर्म्स इक्वल कब होते हैं? जब ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज बराबर कैसे होते हैं? तो देखो, ईएमएफ हमने पढ़ा कि अभी ईएमएफ इज इक्वल्स टू वी प्लस स्मॉल वी, ऐसा होता है। अच्छा, स्मॉल वी को अगर मैं ऐसा लिख दूं, स्मॉल वी को ऐसा लिख सकते हैं ना, करंट इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो मान लूं, क्या मान लूं? एक मिनट, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग लिख लेता हूं, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, तो आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर। आई की वैल्यू जीरो के बराबर आ गई तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V। तो देखो क्या है, ईएमएफ कुछ और नहीं है, ईएमएफ क्या? टर्मिनल वोल्टेज ही है। कब? जब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी सर्किट में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि टर्मिनल वोल्टेज, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है बेटा? इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की प्रॉपर्टी होती है। और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है कि भैया सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस इनमें से किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है? पहला है सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। पहला क्या है बेटे? सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स के सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे? कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे? कम हो जाएगा। इसका उल्टा भी हो जाएगा कि अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटे? ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। क्या है बेटे? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स के बीच में दूरी। अगर इलेक्ट्रोड के बीच में दूरी ज्यादा होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोड्स के बीच में दूरी कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा बेटे? कम हो जाएगा। जो थर्ड है बेटा, नेचर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? नेचर एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। नेचर एंड कंसेंट्रेशन पे कैसे? कि अगर लेस आयनिक होगा, कैसा होगा बेटे? लेस आयनिक होगा, तो नेचर का मतलब लेस आयनिक, अगर लेस आयनिक होगा तो इसका मतलब है लेस आयनिक, और हायर द कंसंट्रेशन, हायर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ग्रेटर इज इंटरनल रेजिस्टेंस, ग्रेटर इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या कहने का मतलब, मान लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है बेटे? ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये ऐसे, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोड्स हैं। ये क्या है? ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। अगर इसका कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है, क्या है बेटे? कंसंट्रेशन ज्यादा है, या फिर इसमें आयंस कम है, या फिर इसका कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। मान लेते हैं कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऐसा ऐसा, और आयंस कम है और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। अब क्या होगा बेटे कि यहाँ से करंट यहाँ जब फ्लो करेगी, मतलब ये इसके थ्रू जब पास करेगी तभी तो जाके एक सर्किट कंप्लीट होता है। तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? ये जो आयंस हैं, ये या जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसको आगे ट्रेवल करने नहीं देंगे, मतलब रुकावट पैदा करेंगे। अगर ये रुकावट पैदा करेंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटे? ये प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आयनिक लेस आयंस है इसमें, अगर आयंस बहुत कम है,
या फिर इसका कंसंट्रेशन अगर बहुत ज्यादा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है बेटे, ज्यादा हो जाता है। अगला है फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटे, इंटरनल रेजिस्टेंस वहां पे कम होगा। हायर द टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेसर विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि भैया अगर मान लेते हैं फिर से वही कि ये दो इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में क्या है, आयन है। तो अगर इसका टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो जो आयंस है इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये जो आयंस है ये बहुत फटाफट से किस पे, इलेक्ट्रोड्स पे चले जाएंगे। और अगर फटाफट से इलेक्ट्रोड पे जा रहे हैं इसका मतलब वहां पे रेजिस्टेंस क्या है बेटा, कम है। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। किसको, इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, चलिए अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्या बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो देखो रेजिस्टर किन किन चीजों पे मतलब कॉम्बिनेशन किस किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे देखो हम तीन टाइप के कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं बेटे, तीन टाइप के। वैसे तो बेसिकली होते दो ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग तीन टाइप के कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। एक सीरीज हो गया, एक पैरेलल हो गया, और एक हो गया मिक्स्ड। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, और एक होता है मिक्स्ड या फिर कंबाइंड। ठीक है, सीरीज में अच्छा एक चीज याद रखनी है, सीरीज में सेम होता है क्या, करंट। सीरीज में सेम क्या होता है, करंट। सीरीज में डिफरेंट होता है क्या, वोल्टेज। क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज। तो सीरीज में सेम होता है करंट, डिफरेंट होता है वोल्टेज। वहीं पे पैरेलल में सेम क्या होता है बेटे, सेम होता है वोल्टेज, और डिफरेंट होता है करंट। क्या होता है, करंट। ये याद रखना आपको कि सीरीज में करंट सेम है, वोल्टेज डिफरेंट है। वहीं पे पैरेलल में वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। और यहाँ पे तो भैया दोनों चीजें अलग होती हैं। ठीक है, अब देखो सीरीज वाला कैसा होगा, इस तरीके से मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस ऐसे हैं, ये जुड़ रखे हैं ऐसे। ये तीन रेजिस्टेंसेस जुड़ रखे हैं, ये R1 है, ये R2 है, अब ये R3 है। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में इस तरीके से होगा, एक ये हो गया, दो ये हो गया, तीन ये हो गया। इसका रेजिस्टेंस R1, R2 और R3। कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि बेटे दोनों चीजें चलेंगे, सीरीज भी चल रहा है और साथ में इनके पैरेलल में भी लगे हुए हैं इस तरीके से। ये इस तरीके से पैरेलल में भी लगे हुए हैं। तो सीरीज ऑफ मतलब ये कॉम्बिनेशन वाला तो हम न्यूमेरिकल्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, ये अगर R1 कह दूं, R2 कह दूं, R3 कह दूं या R4, ये हम न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे। तो हम फिलहाल बेसिकली इन दो को डील कर रहे हैं। तो देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये सीरीज में सेम कौन होता है, सीरीज में सेम होती है करंट। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आई गई, इसमें भी आई जा रही, इसमें भी आई जा रही, इसमें भी आई जा रही। इसका वोल्टेज मान लेते हैं V1 है, इसका वोल्टेज V2 है मान लेते हैं, और इसका वोल्टेज कितना है, V3। मान लेते हैं कि जो सेल है इसका वोल्टेज क्या है, इसका वोल्टेज V मान लेते हैं। तो देखो इक्वेशन हम वहां से बनाना स्टार्ट करेंगे जो डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंट कौन है, वोल्टेज डिफरेंट है, तो वोल्टेज से हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या है कि यही जो वोल्टेज है वो तीन भागों में बढ़ गया, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसा हो गया। ओम्स लॉ क्या कहता है, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो V की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई आर लिख सकता हूँ। V1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई आर वन लिख सकता हूँ। V2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई आर टू लिख सकता हूँ। और V3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई आर थ्री। ये हो जाएगा आई आर, यहाँ से आई कॉमन आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। आई से आई कैंसिल, तो नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर मिल गया हमें, R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब कि अगर आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं, कैसे लगे हुए हैं बेटे, सीरीज में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। तो उनकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू क्या होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 होगी। ठीक है, तो ये अब वहीं पे पैरेलल में क्या होगा कि यहां से करंट गई आई, ये करंट तीन भागों में बढ़ जाएगी, I1 में, I2 में और I3
3 में 3 भागों में बट गई। ठीक है, तो आपको क्या होता है कि जो चीज डिफरेंट है, जो चीज डिफरेंट है वहां से आप इक्वेशन बनाना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे करंट बनेगी, ये जो आई है ये 3 भागों में बटी, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब ओम्स लॉ कहता है, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर। यहां से अगर मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, V अपॉन आर ना, अब आर अपॉन में चला जाएगा। तो आई की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, V बाई आर। I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, V बाई आर वन। I2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, V बाई आर टू। I3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, V बाई आर थ्री। अब देखो ऊपर वाले में इसमें V सभी में कॉमन है। अच्छा ये कॉमन क्यों आया, देखो मैंने रेजिस्टेंस के लिए R1 R2 प्लस R3, मतलब ये R3 तो लिखा हुआ, लेकिन पोटेंशियल को हमने सभी में सेम रखा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम होता है। अब ये V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अच्छा ध्यान ये रखना है कि जब आप पैरेलल वालों को सॉल्व करोगे तो जो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसका रेसिप्रोकल भी करना है, मतलब जो ये जैसे 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 है, आपको इसका रेसिप्रोकल भी करना है। ठीक है, तभी जाके आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अच्छा ये जो मिक्स्ड वाला है, मिक्स्ड ग्रुपिंग भी बोलते हैं इसे, ये हम पढ़ेंगे किसमें, ये हम न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के ये वाला पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला, तो इसको हम न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर लिया बेटे पार्ट बी, किसका पार्ट बी, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 8 का पार्ट बी कवर कर लिया। ठीक है, तो चलिए अब आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे, नई वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के पार्ट के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालवा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।